Dear student, a very good morning to all of you. Today we will discuss a very important aspect of the BNSS. You can say that it is the heart of the BNSS, that is a trial before the court of session. We will discuss the trial, whole trial we will discuss, and which is included under chapter 19, section 248 to 260, which talks about the trial before the court of session. As I told you that it is very important aspect of the BNSS, क्योंकि पूरा का पूरा जो BNSS है वो ट्रायल पर ही निर्भर करता है, क्योंकि ट्रायल फेयर ट्रायल होगा तो एक्यूज को जो है न्याय मिलेगा और पीड़ित को भी न्याय मिलेगा। तो फेयर ट्रायल के लिए जो पूरा की पूरी व्यवस्था चैप्टर 19 में बनाई गई है, जब कोई मामला कोर्ट ऑफ सेशन देखता है तो ट्रायल कैसे होगा, इस संबंध में वी विल डिस्कस ऑन टुडे लेक्चर. If you see the concept, if you see the trial, then you will find out that ट्रायल बेसिकली जो है बीएनएसएस में जो ट्रायल जो है वो चार प्रकार के ट्रायल की बात की गई है. एक ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन विच नाउ वी विल डिस्कस, देयर आफ्टर वारंट ट्रायल, देयर आफ्टर समन ट्रायल एंड समनली ट्रायल. सो चार प्रकार के ट्रायल की व्यवस्था जो है ये बीएनएसएस में की गई है. फर्स्ट वी विल डिस्कस द ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ ए सेशन. दोस्तों एक बात स्पष्ट कर दूं कि कोर्ट ऑफ सेशन को ओरिजिनल जुडिक्शन में किसी भी केस या मैटर को डायरेक्ट संज्ञान लेने का अधिकार नहीं होता. यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है किसी भी मामले को ओरिजिनल जुडिक्शन में डायरेक्ट नहीं सुन सकती है. उसके पास मैटर या तो कमिटल के थ्रू आता है या मैकओवर के थ्रू आता है. कमिटल का मतलब होता है जब कोई निचली अदालत जो है ऊपर वाले कोर्ट को मैटर को भेजती है तो उसे हम कमिटल करते हैं, और जब कोई हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को मैटर भेजता है, किसी मामले को भेजता है सुनने के लिए, तो उसे हम मैकओवर करते हैं. तो या तो कमिटल के थ्रू निचली अदालत से कोर्ट ऑफ सेशन में मैटर आता है, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास या सीजीएम जो है मैटर को अगर कोर्ट ऑफ सेशन को भेजता है तो वो कैपिटल कहलाता है. तो या फिर ओरिजिनल जुडिशियल में कोर्ट ऑफ सेशन को सिर्फ एक पावर है, एक जगह पावर बताई गई है, वो है अगर डिफेमेटरी केसेस में जो है डिफेमेशन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, सो मेनी अदर मेंबर वर इंक्लूडेड हियर. अगर उनका कोई डिफेमेशन का होता है तो सीधा मामला जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन का बनता है. यानी कि ओरिजिनल जुडिशियल में सिर्फ डिफेमेटरी केसेस में कोर्ट ऑफ सेशन मामले का संज्ञान लेती है, जबकि रेस्ट ऑफ अदर केसेस में कमिटल के थ्रू अगर मामला आता है तो उसमें कोर्ट ऑफ सेशन संज्ञान लेती है. अब आइए देखते हैं 248 में जो बात की गई है. 248 में ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्योंकि एक बाबात अब तय हो जाता है कि अगर कमिटल के थ्रू जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास या सीजीएम जो है अगर मामला को कमिट किया है कोर्ट ऑफ सेशन को, तो उस मामले को कोर्ट ऑफ सेशन सुनेगी. या फिर कोई डिफेमेशन का केस है अगेंस्ट द हाई डिग्निटरी ऑफ द कंट्री, तो कमिटल तो सीधे संज्ञान लेकर कोर्ट ऑफ सेशन सुनेगी. तो यहाँ पर बात की गई है कि अगर आप देखें दोस्तों, होता क्या है कि मान लीजिए कोई कंप्लेंट, कोई भी केस जो है वो कोर्ट में दो प्रकार से आ सकता है. या फिर कंप्लेंट केस होगा, वो सीधे जो कंप्लेनेंट है वो सीधे कोर्ट में जाएगा, या फिर पुलिस रिपोर्ट पर कोई केस जो है वो मजिस्ट्रेट के पास आता है. तो जैसे अगर कंप्लेंट के केस में सेक्शन 225 सब क्लॉज 2 बीएनएसएस के तहत अगर कोई मामला कोई व्यक्ति कंप्लेंट लेकर सीधे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आता है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो उस कंप्लेंट की इंक्वायरी करा सकता है. और जब इंक्वायरी कराने के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई क्रिमिनल केस बन रहा है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लेता है. उसके बाद जब कॉग्निजेंस ले रहा होता है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पता चल जाता है कि वो मैटर जो है एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन होगा कि नहीं होगा, या क्या वो उसके पास जो केस आया है वो उसको सुनने की अधिकारिता वो जुडिशियल है उसके पास कि नहीं है. अगर उसको लगता है कि केस जो है एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, तो ऐसे स्थिति में वो विटनेस को एग्जामिनेशन करने के बाद, यानी कंप्लेनेंट और उसके द्वारा लाए गए विटनेस को एग्जामिनेशन करने के बाद वो मामले को जो है वो कमिटल कर देगा, एक रिपोर्ट बनाकर कमिटल कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन को. तो ऐसे ये मामला चला जाएगा कंप्लेंट केस में आएगा. और अगर पुलिस रिपोर्ट पर केस आ रहा है, जैसे हम लोग को पता है कि
अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है 193 ऑफ बीएनएसएस में सबमिट करती है मजिस्ट्रेट को। और जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस रिपोर्ट में जो लगाए गए सारे एनेक्स्चर और चार्जशीट और एविडेंस को, विटनेसेस के स्टेटमेंट को देखने के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो कॉग्निजेंस ले सकता है तो कॉग्निजेंस लेगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा इसे एक्सक्लूसिव ट्राइबल है, तो फिर ऐसी स्थिति में जो है अगर वो उसके पास पावर नहीं है वो उस केस को सुनने के लिए, तो कोर्ट ऑफ सेशन को मामले को वो कमिट कर देगा। यानी कि कंप्लेंट केस में या फिर पुलिस रिपोर्ट के आधार पर दोनों ही मामले जो है कोर्ट ऑफ सेशन को अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेक ओवर करता है, तो ऐसे केसेस में जो है कोर्ट ऑफ सेशन को ये पावर है कि वो मामले को सुनेगी। अब आइए 249 में ये साफ साफ कहा गया है 248 में trial to be conducted by public prosecutor. In every trial before a court of session, the prosecution shall be conducted by a public prosecutor. यानी कोई जो मामले का जो प्रारंभ किया जाएगा, स्पष्ट कहा गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो है वो पीपी जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो प्रोसिक्यूशन यानी कि सरकारी वकील जो है वो पीड़ित की तरफ से जो कि स्टेट हो जाती है उसके बिहाफ पर जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो केस को प्रारंभ करेगा। और 249 में कहा गया है कि कैसे केस कंडक्ट किया जाएगा, यानी ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। व्हेन एक्यूज्ड अपीयर्स, जब भी कोई एक्यूज कोर्ट के समक्ष अपीयर होता है और इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, या कोर्ट के समक्ष या तो अपीयर होता है खुद से या उसको पुलिस के द्वारा लाया जाता है, इन परसुएंस ऑफ द कमिटल ऑफ द केस अंडर सेक्शन 232। अगर यानी मैं अभी कमिटल की बात कर रहा था, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी केस को कमिट किया गया है, कमिट करता है 232 में, तो ऐसी स्थिति में एक्यूज अगर कोर्ट में लाया जाता है अंडर एनी अदर लॉज या किसी अन लॉज के अंतर्गत या बीएनएस के अंतर्गत, देन फॉर अ टाइम बीइंग फोर्स द प्रोसिक्यूटर शैल ओपन हिज केस बाय डिस्क्राइबिंग द चार्जेस brought against the accused and stating by what evidence he proposed to prove the guilt of the accused। दोस्तों इसे ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई एक्यूज जो है कोर्ट में लाया जाता है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सबसे पहला काम है कि वो जो चार्जेस लगाए गए हैं एक्यूज के ऊपर उस चार्जेस को जो है वो कोर्ट को बताए और कोर्ट को ये भी बताए कि जो चार्ज वो लगा रहा है उस चार्ज के फेवर में उसके पास तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इंडायरेक्ट एविडेंसेस, सर्कमस्टांसेस में तमाम प्रकार के एविडेंसेस जो है उस व्यक्ति के अगेंस्ट है। ये बात जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को वो कोर्ट को बतानी होगी और वो जो एविडेंस देना चाहता है उस एविडेंस को भी कोर्ट में बताना पड़ेगा। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर के इस ओपनिंग ऑफ द केसेस के बाद अगर कोर्ट को लगता है तो फिर वो डिस्चार्ज भी कर सकता है। यानी डिस्चार्ज में कहा गया है द एक्यूज्ड में प्रीफर एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज विदिन a period of 60 days from the date of commitment of the case under section 332। ये एक नया क्लॉज बीएनएसएस में जोड़ा गया है, इसे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जैसे ही कोई मामला, मान लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जैसे ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कोई कंप्लेंट केस आती है या फिर पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कोई केस आती है और मजिस्ट्रेट एक्यूज के सामने आता है और एक्यूज तो जैसे ही केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट किया उस दिन से लेकर 60 दिनों के भीतर, यहाँ साफ लिखा हुआ है 60 डेज, सेक्शन 232 में अगर केस कोई कमिट किया गया है तो एक्यूज के पास अधिकार है कि 60 दिनों के भीतर जो है वो 60 दिनों के भीतर जो है वो डिस्चार्ज के संबंध में एप्लीकेशन लगा सकता है। यानी साथ ही साथ कहा गया है इफ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट सबमिटेड देयर, कोर्ट जो है जो भी उस केस से संबंधित डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड सबमिट किया गया है एंड आफ्टर हियरिंग द सबमिशन ऑफ द एक्यूज और एक्यूज को के सबमिशन को सुनने के पश्चात एंड द प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन को सुनने के पश्चात इन दिस बिहाफ द जज कंसीडर दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड, जज को लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं अगेंस्ट द एक्यूज, ही शैल डिस्चार्ज द एक्यूज एंड रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर सो डूइंग। दोस्तों यहां पर हमने कहा 249 में केस की शुरुआत प्रोसिक्यूशन करेगा, चार्ज को बताएगा और ये बताएगा कि उसके पास सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जो चार्ज वो लगा रहा है उसके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। उसके बाद एक्यूज जो है
60 दिनों के भीतर, जिस दिन मेकओवर किया गया है उस दिन से 60 दिनों के भीतर वो डिस्चार्ज के संबंध में एप्लीकेशन लगाएगा। यानी बात की गई है कि एक्यूज को राइट है कि जो उसके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं उसके संबंध में 60 दिनों के भीतर कोर्ट से कहे कि मामला इस मामले में एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास सफिशिएंट प्रोसिक्यूशन के पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं है कि जिससे सिद्ध किया जा सके उसने कि उसका इस मामले में या इस मामले में कोई भी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये बात सेक्शन 250 के सब क्लॉज 2 में कही गई है कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने प्रोसिक्यूशन के दस्तावेज और विटनेस तथा एक्यूज के दस्तावेज और विटनेस, ध्यान सुनिए दोस्तों, अभी प्रोसिक्यूशन ने सारे विटनेस नहीं दिए हैं, अभी एक्यूज को नहीं कहा गया है कि वो अपना डिफेंस करे। अभी एक सरसरी निगाह में कोर्ट देख रही है कि प्रोसिक्यूशन जो है ओपनिंग करता है, चार्ज बताता है और समनली बताता है कि उसके पास ये डॉक्यूमेंट चार्ज को प्रूव करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज है। फिर कोर्ट थोड़ा सा समय देती है एक्यूज को कि आप बताइए क्यों ना आपको के खिलाफ ट्रायल चला जाए, और एक्यूज कोई दस्तावेज देता है, कोई सबमिशन करता है जिससे ये सिद्ध होता है कि एक्यूज का इस मामले में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ऐसी स्थिति में अगर कोर्ट को लगता है सारे दस्तावेज देखने के पश्चात, एक्यूज को सुनने के पश्चात कि कोई मामला एक्यूज के खिलाफ नहीं बन रहा है, तो रीजन रिकॉर्ड करके कोर्ट जो है एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज जानने वाली जरूरत है कि यहाँ पर अभी चार्जेस फ्रेम कोर्ट के द्वारा नहीं किया गया है। चार्जेस फ्रेम करने से पहले अगर एक्यूज को छोड़ा जा रहा है तो उसे हम डिस्चार्ज करते हैं। चार्जेस फ्रेम करने के बाद अगर एक्यूज को छोड़ा जाएगा तो हम उसको एक्विटेड करते हैं। ध्यान रखिएगा, चार्जेस फ्रेम करने से पहले जब छोड़ा जा रहा है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा या कोर्ट के द्वारा तो उसे हम डिस्चार्ज शब्द का नाम देते हैं। 251 में बात की गई है फ्रेमिंग द चार्जेस। इफ आफ्टर सच कंसिडरेशन, उपरोक्त में पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्यूज को सुनने के पश्चात जज को लगता है कि नहीं पर्याप्त सफिशिएंट एविडेंसेस है, सफिशिएंट ग्राउंड्स है कि अभियुक्त का इन्वॉल्वमेंट इस पर्टिकुलर मैटर में सिद्ध हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है वो चार्ज फ्रेम करेगा 251 के अंतर्गत। If after such consideration and hearing as aforesaid, the judge is of the opinion that there is a ground for presuming that the accused has committed an offense. सुनने के बाद अगर जज को लगता है कि उसने क्राइम किया है या क्राइम में संलिप्तता उसकी दिख रही है, तो ऐसी स्थिति में जज जो है उसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम करेगा। यहाँ पर दो सबसेक्शन बताया गया है 251 में। इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ही मे फ्रेम अ चार्ज against the accused and by order transfer the case for trial to the chief judicial magistrate or any other judicial magistrate of the first class and direct the accused to appear before the CJM or the first class judicial magistrate on such date as he deem fit, and thereupon such magistrate shall try to offence in according with the procedure for the trial of the warrant case instituted on a police report. इसके 251 में कहा गया है कि अगर सुनने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि चार्जेस फ्रेम किया जाना चाहिए तो मजिस्ट्रेट चार्जेस फ्रेम करेगा अक्यूज के अगेंस्ट। यहाँ पर ए में कहा गया 251 सब क्लॉज ए में कहा गया है कि यदि चार्जेस फ्रेम करने के बाद कोर्ट ऑफ सेशन के जज को ऐसा लगता है कि मामला एक्सक्लूसिव ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, सपोज दैट कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो उसको लगा कि मामला जो है मामला जो है वो चार्जेस फ्रेम का बनता है, लेकिन वो मामला एक्सक्लूसिवली मेरे द्वारा ना सुना जाएगा बल्कि मेरे निचली अदालत के द्वारा ये सुना भी जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त के तो कोर्ट ऑफ सेशन को पावर है कि वो अभियुक्त के खिलाफ चार्जेस करके मामले को नीचे वाली अदालत यानी कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे अदालत या तो सीजीएम हो सकता है या तो फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास हो सकता है, उसको जो है कोर्ट ऑफ सेशन मामले को मेक ओवर कर देगा। यानी कि ऊपर वाला कोर्ट अगर नीचे वाले कोर्ट को मामला दे रहा है तो उसे मेक ओवर करते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में कोर्ट ऑफ सेशन जो है एक्यूज को ये कहेगा कि वो पर्टिकुलर डेट और टाइम को जो है वो सीजीएम के कोर्ट में या फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समझ जो है वो जैसा डेट और टाइम बताए वहाँ पर वो उपस्थित हो और इस पूरे के पूरे केस को जो है वो वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट के आधार पर उसको सुना जाएगा। यानी कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन जो है मामले को जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सीजीएम को मेक ओवर कर रही है तो ऐसी स्थिति में वो उस मामले को जो है वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन द पुलिस रिपोर्ट, यह ध्यान रखिए दोस्तों, जो वारंट केसेस का ट्रायल होता है उस तरह से जो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर वारंट केस का ट्रायल होता है उसी प्रकार के ऐसे केस को ट्रीट किया जाएगा।
बी में सब क्लॉज बी ये कहता है इज एक्सक्लूसिव ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन ही शैल फ्रेम इन राइटिंग charge against the accused within a period of 60 days from the date of from the date of first hearing of the charge. अगर एक तो बात हुआ कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि मामला नीचे अदालत सुना जाना चाहिए, मेरे द्वारा ना सुन के नीचे अदालत सुना चाहिए, तो मामले को मेक ओवर कर देगा। लेकिन अगर उपरोक्त 248 और 49 के सुनने के पश्चात और डिस्चार्ज न होने की स्थिति में कोर्ट को लगता है कि एक्सक्लूसिव ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, तो ऐसी स्थिति में जो है ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है वो चार्जेस फ्रेम करेगा। फर्स्ट हियरिंग के 60 दिनों के भीतर जो है वो चार्जेस को फर्स्ट सुनवाई के 60 दिनों के भीतर जो है वो चार्जेस को फ्रेम कर देगा। अब आइए 251 के सब क्लॉज 2 में कहा गया है वेयर द जज फ्रेम एनी चार्जेस अंडर क्लॉज बी, यानी बी के अंतर्गत अगर कोई चार्ज फ्रेम किया गया 251 सब क्लॉज बी के अंतर्गत कोई चार्ज फ्रेम किया गया है, द चार्ज शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड। चार्ज को लगाने के बाद, चार्ज को फ्रेम करने के बाद जज जो है एक्यूज्ड को जो है वो चार्ज को पढ़कर बताएगा सिंपल शब्दों में कि आपके खिलाफ इस अधिनियम की धारा इस के तहत आपके खिलाफ जो है वो चार्ज लगाया गया है, और उसको एक्सप्लेन करेगा। नहीं सिर्फ बताएगा बल्कि उस ऑफेंस को एक्सप्लेन भी करेगा टू द एक्यूज प्रेजेंट आइदर फिजिकली, या तो एक्यूज फिजिकली प्रेजेंट है कोर्ट में तो, या फिर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से अगर वो उपस्थित हुआ है तो दोनों स्थिति में जो है एक्यूज को जो है चार्जेस को, याद रखिएगा दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि जब भी चार्ज जो है बता रही है एक्यूज को, तो एक्यूज को फिजिकली तौर पर प्रेजेंट होना जरूरी है। और अगर नया बिनेसेस में जोड़ा गया अगर फिजिकली प्रेजेंट नहीं भी होता है तो ऑडियो वीडियो मीन्स के माध्यम से भी, ऑडियो वीडियो मीन्स के माध्यम से भी वो उपस्थित हो, यानी कि एक्यूज को रहना ही चाहिए, चाहे वो फिजिकली या बाय ऑनलाइन जो है उसको रहना ही चाहिए, तभी चार्जेस जो है वो जज उसको बताएगा। इसका कारण ये है कि एक्यूज को जब चार्ज पता चलेगा तभी तो वो डिफेंस करेगा। अगर चार्ज किसी और को बताया जाएगा या एक्यूज उस वक्त नहीं रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा चार्ज एक्यूज के ऊपर किस अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया है। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है। साथ ही साथ चार्ज जब बताया जाएगा तो साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि एक्यूज से पूछा जाएगा कि जो चार्ज लगाया गया है कि वो प्लीड गिल्ट करता है कि नहीं करता है, या फिर वो ट्रायल फेस करना चाहता है। एक्यूज जज की ये पावर है कि एक्यूज से पूछे कि जो चार्ज है हमने आप पे लगाई है वो आप उसको स्वीकार करते हैं या फिर आप ट्रायल फेस करना चाहते हैं। तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो प्लीड गिल्ट स्वीकार कर लेगा या फिर वो चार्ज जो है फर्दर ट्रायल जो है फेस करना चाहेगा। तो ये 251 है। नाउ कम टू 252 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। इफ द एक्यूज प्लीड गिल्टी द जज शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन हिज डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट हिम देयरअपॉन। दोस्तों इसे ध्यान से सुनिएगा, 252 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जजेस ने चार्ज फ्रेम किया और पूछा कि जो चार्जेस लगाया गया है क्या आप उसे प्लीड गिल्ट स्वीकार करते हैं, और एक्यूज ने अगर गिल्ट स्वीकार कर लिया तो फिर यहाँ पर जजेस के पास एक पावर है, जजेस का पावर है कि वो अपना डिस्क्रिप्शन यूज करे और उसको लगे कि वो जो स्वीकार किया है वो फ्री कंसेंट से किया है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो जज जो है वो रीजन रिकॉर्ड करके उसको कन्विक्शन दे सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जज के ये ड्यूटी बाउंड नहीं है कि अगर वो गिल्टी स्वीकार करे तो हर स्थिति में वो कन्विक्शन करे ही करे। अगर जज को लगता है कि वो नर्वस है, जज को लगता है कि वो धमकी से या कोर्सन से वो गिल्ट स्वीकार कर रहा है, उसके पीछे कोई जैसे इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मैंने यहाँ बात की थी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से अगर उपस्थित हुआ है, चार्जेस पढ़ के बताया जा रहा है, पीछे से कोई धमकी दे रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चार्जेस को स्वीकार न करे तो उसके परिवार को कोई हार्म पहुंचाया जाए, इस तरह से अगर मामला है और जजेस को लगता है कि कहीं ना कहीं उसको संदिग्ध लग रहा है कि जो गिल्ट स्वीकार किया गया वो किसी बुरी बस कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोई जरूरी नहीं है कि वो प्ली ऑफ गिल्ट स्वीकार करने के बाद भी अगर जज चाहे तो मामले को फर्दर ट्रायल में ले जा सकता है। इस डिस्कशन ही पावर यहाँ जज के कुछ जज के स्किल्ड माइंड पर डिपेंड करता है कि वो उसको लगना चाहिए कि जो गिल्ट स्वीकार कर रहा है वो वाकई में फ्री कंसेंट से कर रहा है। अगर उसको लगता है उस वक्त एट द मोमेंट व्हेन द जजेस वर हियरिंग द केसेस एट दैट टाइम दे रियलाइज दैट यू नो whatever the consent is being given by whatever the charge has been accepted by the plea and guilt जो है वो accused के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है वो सही नहीं है या उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जजेस जो है वो प्ली ऑफ गिल्ट करने के बाद
भी वो चाहे तो ट्रायल में को आगे चला सकता है। 253 में बात की है डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। इफ द एक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड गिल्ट, तीन चीजें हैं दोस्तों, यानी 251 में जज ने पूछा प्लीड गिल्ट स्वीकार करने में, उसने मना कर दिया। एक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड और डज नॉट प्लीड, या कोई कुछ बोलता ही नहीं, वो न स्वीकारता है ना स्वीकारता है, या फिर क्लेम टू बी ट्राइड, या एक्यूज करता है कि मुझे ट्रायल फेस करना है। या तो एक्यूज प्लीड गिल्ट स्वीकार करने से मना कर सकता है, या फिर कुछ नहीं करता है, या फिर वो कह रहा है कि वो ट्रायल फेस करना चाहता है। तीनों स्थितियों में जो है तीनों स्थितियों में और इज नॉट कन्विक्टेड अंडर 252 में कन्विक्शन का राइट है प्ली ऑफ गिल्टी पर, और वो प्ली ऑफ गिल्ट नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में द जज शैल फिक्स द डेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इशू एनी प्रोसेस फॉर कंपेयरिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। अगर एक्यूज प्ली गिल्ट स्वीकार नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में जज जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से एक डेट फिक्स करेगा, और उस डेट पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहा जाएगा कि वो अपने विटनेसेस का एग्जामिनेशन करे, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है अब एक एक करके अपने सारे एविडेंसेस को कोर्ट में रखने को कहेगा। और यदि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट पे कोई आवेदन देता है कि उसे किसी विटनेस की या किसी व्यक्ति को डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कंपेल करके कोर्ट में लाना है, यानी कि कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लगता है कि किसी विटनेस के पास उसका स्टेटमेंट या फिर उसके पास जो डॉक्यूमेंट है उसको मंगवाना है, तो ऐसी स्थिति में एप्लीकेशन देगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट को, और कोर्ट जो है ऐसे विटनेस को कहेगी या कि वो आके या कोई जो उसके पास डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट में सबमिट करे। यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने विटनेस को खुद से ही बुला सकता है और कोर्ट के माध्यम से भी वो बुलवा सकता है। 254 talks about the evidence for prosecution. On the date so fixed, जिस दिन डेट फिक्स किया जाए, the judge shall proceed to take all evidences as may be produced in support of the prosecution. और 254 में कहा गया है कि 254 में कहा गया है कि जज जो है एविडेंस को जिस डेट को फिक्स किया गया है उस डेट को जज ने सभी एविडेंस को स्वीकार करेगा, सभी एविडेंस को कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर सारे एविडेंस को कोर्ट में प्रस्तुत करेगा और जज जो है उस एविडेंस को सुनेगा। प्रोवाइडेड में कहा गया है कि यहाँ पर प्रोवाइडेड कहा गया है एविडेंस ऑफ द विटनेस अंडर सबसेक्शन में बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन। कोर्ट चाहेगा तो जो एविडेंस विटनेस के द्वारा दिया गया है या विटनेस प्रेजेंट हुआ है वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है या जो एविडेंस दिया जा रहा है वो सभी का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मीन्स के द्वारा भी जो है उसको रिकॉर्डिंग किया जाएगा, ताकि कोई मैनिपुलेशन ना हो, ताकि ये नया बीएनएसएस में धारा की गई है कि कोई भी विटनेस कल को कोई मुकर न जाए कि वो या स्टेटमेंट को लिखने में कभी कभी गलतियां हो जाती थी, कभी कभी स्टेटमेंट वो जो है जो रिकॉर्ड कर रहा होता है उसमें कुछ तकनीकी खामियां हो जाती थी, तो ऑडियो वीडियो में से अगर रिकॉर्डिंग होगी तो फिर इस तरह से सारे मैनिपुलेशन को अवॉइड किया जाता है। 254 का सप्लास 2 कहता है द डिपोजिशन ऑफ एविडेंस ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट में बी टेकन थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो जोड़ा गया है 254 के सब क्लॉज 2 में। सामान्य तरह होता था कि जब पब्लिक सर्वेंट को कोर्ट जो है बुलाती थी एविडेंस देने के लिए या फिर स्टेटमेंट देने के लिए, तो पब्लिक सर्वेंट का जो पब्लिक ऑफिस है वो सफ़र करता था, उसे कोर्ट जाना होगा, वो पूरा दिन में CL DL जो भी कोर्ट वो अपने मालिक से लेगा उसके बाद वो जाएगा, उसका एक दिन भी बर्बाद होता है, सैलरी भी कटती है, तमाम तरह के फैक्टर्स होते थे। इसलिए कहा गया है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है तो वो चाहेगा तो कोर्ट उसे ऑडियो वीडियो मीन्स से भी वो उसके स्टेटमेंट को या प्रोडक्शन और डॉक्यूमेंट को सुन सकता है, ताकि जो है वो उसका ऑफिस जो है वो सफर ना करे। तीसरा है द जज में इन हिज डिस्क्रिप्शन परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डेफर्ड अंटिल एनी अदर विटनेस हैव बीन एग्जामिन्ड और रिकॉल एनी विटनेस फॉर द फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन। दोस्तों इसे बहुत ही भारी भरकम सेक्शन है, इसको ध्यान से सुनिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जज पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जैसे होता है, अगर आप देखें तो सामान्यतः पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने विटनेस को खड़ा करता है, उसका एग्जामिनेशन इन चीफ करता है और एग्जामिनेशन की इन चीफ के बाद डिफेंस लॉयर से कहा जाता है कि आप चाहे तो क्रॉस कर सकते हैं।
लेकिन कभी कभी जजेस जो है ये करते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है पहले सारे अपने विटनेस को प्रेजेंट कर ले, उसके बाद क्रॉस की कोर्ट जो है इजाजत देता है। यही बात यहाँ कहा गया है कि जब प्रोसिक्यूशन के विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करने का जज अगर चाहे तो अपने डिस्क्रिप्शन से उसे रोक सकते हैं, ताकि सारे अदर अंटिल एनी अदर विटनेस हैव बीन एग्जामिन, ताकि सारे विटनेस का एक बार पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जामिन इन चीफ कर ले, तब एक के बाद जैसा भी डिफेंस चाहेगा तो एक एक करके सभी का जिसका इसका क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता है वो कर सकता है। तो जजेस अपने डिस्क्रिप्शन से जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन तब तक रोक सकते हैं जब तक कि प्रोसिक्यूटर के सारे विटनेस जो है उसका एग्जामिनेशन इन चीफ ना हो जाए। यही बात की गई है। 255 में कहा गया एक्विटर, इफ आफ्टर टेकिंग द एविडेंस फॉर द prosecution examine the accused and hearing the prosecution and the defense on the point the judge consider that there is no evidence that the accused committed in the offense, the judge shall record on order of the acquitter। दोस्तों इसे ध्यान से सुनिएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपने सारे विटनेस कोर्ट में दे दिए, सारे विटनेसेस का एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सारे डॉक्यूमेंट को कोर्ट में जमा कर दिए, जिससे उसको डॉक्यूमेंट मंगवाने थे उसको सम्मन देकर बुलवा के वो डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए। और सारे चीज़ों होने के पश्चात यानी प्रोसिक्यूशन के सारे डॉक्यूमेंट एविडेंस आने के बाद और फिर एक्यूज को एग्जामिन किया जाएगा। एक्यूज को भी एग्जामिन करने के बाद और पब्लिक कोर्ट को लगता है कि जो चार्जेस लगाए गए हैं ट्रायल कोर्ट के द्वारा वो आगे बढ़ाने के लिए सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, यानी पब्लिक अभी डिफेंस काउंसलर को नहीं सुना है, अभी सिर्फ एक्यूज को सुना गया है और प्रोसिक्यूटर के विटनेस को सुना गया है और डॉक्यूमेंट किया। अभी प्रोसिक्यूटर ने अपने सारे डॉक्यूमेंट या विटनेस कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए। उसके सुनने के बाद अभी भी कोर्ट को लगता है कि पर्याप्त देयर इज नो एनी सफिशिएंट रीजन टू मेक द चार्जेस एंड व्हाटएवर द चार्जेस हैज बीन लेवल्ड अगेंस्ट द एक्यूज इट इज नॉट गोइंग टू प्रूव, देन कोर्ट मे एक्विट द एक्यूज्ड। जब कोर्ट जो है ओरिजिनल रिकॉर्ड करने के बाद एक्यूज को, भाई जब आपके पास कोई सफिशिएंट एविडेंस जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रस्तुति नहीं कर पा रहा है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक्विटल होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, एक्विटल होगा। क्यों? क्योंकि चार्जेस लगाने के बाद उसे छोड़ा जा रहा है तो उसे एक्विटल कहते हैं। अब आइए 256 इंटरिंग द अपॉन द डिफेंस। अब डिफेंस की बात, यहाँ से अब डिफेंस शुरू हो रहा है। डिफेंस एक्यूज के विटनेसेस को एग्जामिनेशन करने की बात यहाँ पे की जा रही है। वेयर द एक्यूज इज नॉट एक्विटेड अंडर 255, यहाँ पर 255 के तहत जो एक्यूज को छोड़ा जाना था जज को लगता है कि सब पर्याप्त एविडेंस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपना काम बेखूबी से किया है, सारे एविडेंस को दे दिया, उसको जो लगता है कि एक्यूज इसमें इस अपराध में लिप्त है। तो ऐसी स्थिति में अब जो कोर्ट ये कहेगा कि डिफेंस से कि वो अपने विटनेस को एग्जामिन शुरू करे और फिर एक्यूज जो है 1 बाय 1 अपने सारे विटनेस को प्रस्तुत करेगा, जो ये कहेंगे कि वो एक्यूज जो है इस मामले में संलिप्तता नहीं है। दूसरा है इफ द एक्यूज पुट इन एनी रिटन स्टेटमेंट, यानी अगर एक्यूज कोर्ट में कोई रिटन स्टेटमेंट देना चाहता है देन द जज शैल फाइल इट विद द रिकॉर्ड। तब जज को जो है अगर बचाव में कोई रिटन स्टेटमेंट देना चाहता है तो जज को रिटन स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। थर्ड, इफ द एक्यूज अप्लाइज फॉर द इशू ऑफ एनी प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग, द जज शैल इशू सच प्रोसेस अनलेस he consider for reason to be recorded that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay or for defeating। 3 वर्ड का इस्तेमाल किया गया दोस्तों, इसे समझिए, ये भी भारी भरकम सेक्शन है, इसे समझिए क्या कह रहा है कि यदि एक्यूज्ड कोर्ट में रिक्वेस्ट करता है, पब्लिक यहाँ पे बात की गई थी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर किसी विटनेस को बुलाना चाहता है तो कोर्ट से वो रिक्वेस्ट करके उसको बुला सकता है। वही बात यहाँ भी कहा गया है कि अगर एक्यूज जो है किसी विटनेस को अपने फेवर में बुलाना चाहता है तो कोर्ट से कह सकता है, या कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना चाहता है या कोई प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स और डॉक्यूमेंट मंगवाना चाहता है तो कोर्ट जो है तो एक्यूज का डिफेंस एक्यूज या उसका जो काउंसलर्स है वो कोर्ट से आग्रह कर सकता है और कोर्ट जो है उस विटनेस को बुला सकती है एक्यूज के कहने के ऊपर। लेकिन यहाँ पर कोर्ट को थोड़ा सा सतर्क रहना होगा कि अगर कोर्ट को लग रहा है कि जो भी विटनेस या डॉक्यूमेंट या थिंग को वो मंगा रहा है
वो मंगा रहा है, उसका तात्पर्य इस केस से नहीं है, बल्कि उसका तात्पर्य सिर्फ ये है कि वो कोर्ट जो है 3 चीजें करेगा, या तो तंग करने के लिए है, या मामले को डिले करने के लिए, या जस्टिस को डिफीट होगा। अगर वो बुला भी लिया गया तो उसको न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, उससे कोर्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि डिले टैक्टिस जिसको कहा जाता है, कि केस को लंबा करने की टैक्टिस से एक्यूज जो है किसी चीज को बुला रहा है और कोर्ट को ये लगता है कि वो उसको बुलाए जाने का कोई मतलब नहीं है, वेस्टिंग ऑफ टाइम है, तो कोर्ट जो है ऐसे स्थिति में एक्यूज को बुलाने से मना भी कर सकती है। या ये सब इट इज टोटली डिस्क्रिप्शन ऑफ द जजेस टू रियलाइज दैट कि जो एक्यूज किसी विटनेस को बुला रहा है, क्या वाकई में उसका इस मामले में अगर वो बयान देगा तो उसका मामले को कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये देखना जज का काम है। अगर उसको लगता है कि ये वेकेशन या डिले या फिर डिफीटिंग ऑफ जस्टिस के लिए बुला रहा है, तो फिर ऐसे स्थितियों में बुलाने से मना भी कर सकता है, इसके पास कोर्ट की पूरी पावर है। अब आइए आर्गुमेंट। 257 टॉक्स अबाउट द आर्गुमेंट। व्हेन द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस फॉर द डिफेंस इज कंप्लीटेड, द प्रोसिक्यूटर शैल सम अप हिज केस एंड द एक्यूज और हिज एडवोकेट शैल एंटाइटल्ड टू रिप्लाई। अब आइए दोस्तों, यहां पर देखा 253 में प्रोसिक्यूशन के सारे एविडेंस आ गए, 254 में भी सारे एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन की तरफ से आ जाते हैं, 255 में इक्विटल नहीं होता है, 256 में फिर डिफेंस के सारे एविडेंसेस भी आते हैं। अब दोनों के बीच में आर्गुमेंट होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। जब भी डिफेंस के विटनेस आने के पश्चात एविडेंस डिफेंस के सारे एविडेंस समाप्त होने के पश्चात पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने केस को समअप करेगा, या फिर अर्थात अपने कोर्ट को जो है फाइनल आर्गुमेंट देते हुए कोर्ट से प्रे करेगा, प्रेयर जो भी है उसका कि उसको क्या रेमेडी चाहिए, और उसके बाद डिफेंस काउंसलर इसका रिप्लाई करता है, और तो उसका रिप्लाई अगर चाहता है रिप्लाई करना तो उसका रिप्लाई कर देता है। यहाँ प्रोवाइडेड क्लॉज भी कहा गया है कि वेयर एनी पॉइंट ऑफ लॉ इज रेज्ड बाय द एक्यूज, यानी एक्यूज ने अगर कोई ऐसा मैटर इस मामले को रेज किया है ड्यूरिंग द होल हियरिंग, अगर एक्यूज ने कोई लॉ का मैटर उठाया है और हिज एडवोकेट या एक्यूज ने उठाया, उसको एडवोकेट ने उठाया, तो प्रोसिक्यूशन में विद द परमिशन ऑफ द जज मेक हिज सबमिशन विद रिगार्ड टू सच पॉइंट ऑफ लॉ। यानी कि अगर एक्यूज ने कोई लॉ पॉइंट उठाया है कोर्ट के सामने, तो ऐसी स्थिति में जो है डिफेंस ऐसी स्थिति में जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उस लॉ पॉइंट ऑफ लॉ का रिप्लाई दे सकता है। ये बात प्रोवाइडेड क्लॉज में कही गई है। अब आइए 258 में जजमेंट ऑफ इक्विटल और कन्विक्शन। आफ्टर हियरिंग द आर्गुमेंट एंड पॉइंट ऑफ लॉ पॉइंट को सुनने के पश्चात और पूरे आर्गुमेंट को सुनने के पश्चात 248 से लेकर 257 तक के आर्गुमेंट सुनने के पश्चात a judgment in this case as soon as possible within the period of 30 दिन के भीतर, जिस दिन फाइनल हियरिंग समाप्त हो गई है उस दिन से 30 दिनों के भीतर जो है वो कोर्ट जो है वो जजमेंट देने के लिए बाध्य है। ये जो कि यहाँ पर एक बात की है, which may be extended to a period of 45 days for reason to be recorded in writing। अगर सामान्य नियम ये है कि अगर जैसे ही हियरिंग समाप्त हो जाती है, दोनों तरफ से हियरिंग समाप्त हो जाती है, वैसे भी यहाँ पर एज फार एज पॉसिबल जो है कोर्ट जो है 30 दिनों के भीतर, जिस दिन आर्गुमेंट समाप्त हो जाता है उसके 30 दिनों के भीतर जजमेंट देगी, जो कि रीजन रिकॉर्ड करके ये 15 दिन और यानी 45 दिन तक वो बढ़ाया जा सकता है, यानी 30 से 45 किया जा सकता है। इस दौरान जो है उसको हर स्थिति में कोर्ट को जो है जजमेंट देना ही पड़ेगा। 258 के सब क्लॉज 2 में कहा गया है, if the accused is convicted, the judge shall, unless he proceed in accordance with the provision of the section 401, hear the accused on the question of sentence and then pass sentence on him according to the law। दूसरे से ध्यान से सुनिएगा कि यदि एक निर्णय में एक्यूज को कन्विक्ट किया जा रहा है, मान लीजिए फाइनल हियरिंग हो गई, अब कोर्ट जो है को लगता है कि एक्यूज की मामले की संलिप्तता जो है साबित हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है वो कन्विक्शन करेगा एक्यूज को, और जब ये कन्विक्शन करेगा तो 401 के आधार पर जो है या तो एडमोनिशिंग करेगा या फिर गुड बिहेवियर के आधार पर अगर उसको चाहे तो या तो कोर्ट उसे जेल में भेजेगी, या गुड बिहेवियर के आधार पर या एडमोनिशिंग के आधार पर यानी चेतावनी देने के आधार पर जो है चाहे तो उसे छोड़ भी सकती है। लेकिन अगर उसे छोड़ा जा रहा है 401 के अंतर्गत, कोई जरूरी नहीं कि
कन्विक्शन के बाद एक्यूज को जेल में ही रखा जाए। अगर कोर्ट को लगता है कि वो बॉन्ड दे दे या एडमोशन करने के पश्चात उसे बाहर रखा जा सकता है, तो कोर्ट ऐसा 401 के अंतर्गत जो है वो ऐसा आदेश दे सकती है। लेकिन अगर 400 के अंतर्गत 400 तो जब भी कभी एक्यूज को सेंटेंस सुनाया जाएगा तो ऐसे, और 401 के अंतर्गत एक्यूज को लाभ नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है, ऐसी स्थिति में कोर्ट को यह अधिकार है कि एक्यूज जो है सेंटेंस के ऊपर अपने सेंटेंस को कम करने के लिए कोर्ट में प्लीड कर सकता है, और सेंटेंस पर हेयरिंग के दौरान वो कोर्ट में प्रे कर सकता है कि उसकी आजीवन कारावास की सजा, जो जैसे मान लीजिए कोर्ट किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट एक्यूज जो है के पास पावर है कि जब कन्विक्शन तो हो गया है, अब कन्विक्शन तो तय हो गया कि कल्प्रिट है, अब यहाँ पर एक्यूज को अधिकार है कि जब सजा सुनाई जा रही है तो ऐसी स्थिति में सजा की मात्रा को कम करने के लिए एक्यूज के पास राइट है कि वो कोर्ट से प्रे कर सकता है। यही बात 258 के सब क्लॉज 2 में बताई गई है। अब लास्ट इसमें देखिए 259 प्रीवियस कन्विक्शन की बात की गई है। इन ए केस वेयर ए प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 7 of 234, the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge. The judge may, after he has convicted the said accused under section 252 or section 252 or 258, take evidence in respect of the alleged previous conviction and shall record the finding thereon. दोस्तों इससे ध्यान से सुनिएगा, यह बात कही है प्रीवियस कन्विक्शन की। पूर्व में अगर जब भी हम लोगों जब आरोप पर डिस्कशन करे थे, उसमें कहा गया था कि जब भी आरोप चार्ज लगाया जाता है तो उसमें प्रीवियस कन्विक्शन अगर हो चुका है तो उसका भी मेंशन करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर हैबिचुअल ऑफेंडर है तो उसकी जब भी कोर्ट सजा पर सुनवाई कर रही है तो ऐसी स्थिति में उसकी सजा को बढ़ाई जा सकती है इस आधार पर कि उसको ऑलरेडी प्रीवियसली कन्विक्ट किया जाता है। यही बात यहाँ कही गई है। जब एक्यूज के ऊपर चार्ज लगाया गया तो उसके बाद उसने पूरी तरह से ट्रायल करने के बाद कन्विक्ट कर दिया जाता है। जज ने जब चार्ज फ्रेम किया है तो प्रीवियस कन्विक्शन की बात लिखी जाएगी उस वक्त, और अगर इस ट्रायल में भी उसे कन्विक्ट किया गया, यानी प्रीवियस कन्विक्ट ऑलरेडी हो चुका है और इस ट्रायल में भी उसको कन्विक्शन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में पब्लिक प्रोसिक्यूटर तरफ से ये अपील की जाएगी, क्योंकि वो जो है हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो ऐसी स्थिति में जो है क्योंकि प्रीवियसली कन्विक्टेड हो चुका है 234 के सब क्लॉज 7 के अंतर्गत, तो ऐसी स्थिति में एक्यूज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसका प्रीवियसली कन्विक्शन हुआ है, तो यहाँ में शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात जज इस बात को डिस्कशन है कि एक्यूज को कन्विक्टेड करने के बाद 252 या फिर 258 के अंतर्गत उसे प्रीवियस कन्विक्शन के एविडेंस को देने के लिए बोल सकते हैं, और उसको लेकर जो है वो पनिशमेंट को एनहांस कर सकते हैं। यानी कि प्रीवियसली कन्विक्टेड अगर एक्यूज्ड है और एक्यूज उस चीज को डिनाई कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के पास पावर है कि वो प्रीवियसली कन्विक्टेड के जो एविडेंस है उसको मंगा सकता है, और एविडेंस आने के बाद कोर्ट को पावर है कि वो जो कन्विक्शन पर सजा सुनाई जा रही है उससे ज्यादा की सजा उसे देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रीवियसली कन्विक्टेड हो चुका है। Provided that no such charge shall be read out by the judge, nor shall be the accused be asked to plead thereto, nor shall the previous conviction be referred to by the prosecution or any other evidence adduced by it, unless and until the accused has been convicted 252 or 258। यहाँ प्रोवाइडेड क्लॉज कहा गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल चलाने के समय बीच पेपर, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। एक्यूज के ऊपर चार्ज जब लगाया जा रहा था, फ्रेम किया जा रहा था, तो उस वक्त ये इस बात को मेंशन किया जाएगा कि वो ऑलरेडी प्रीवियस कन्विक्टेड का अगर कोई मामला बनता है तो वो चार्ज में मेंशन होगा। उसके बाद से लेकर पूरे ट्रायल के दौरान, यानी कि 248 से लेकर 257 के दौरान कभी भी ट्रायल के किसी भी स्टेज पर एक्यूज के प्रीवियस कन्विक्शन की बात कोर्ट में उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यानी कि एक्यूज प्रीवियसली कन्विक्टेड है, इस बात को तभी उठाया जाएगा जब उसके कन्विक्शन की, उसके सजा के ऊपर कोई सुनवाई चल रही है। इसके दौरान
इसलिए उठाने की परमिशन नहीं दिया है दोस्तों, इसके बाद बता दें, ताकि अगर बीच बीच में पूरे ट्रायल के दौरान ये बताया जाएगा कि एक्यूज जो है ऑलरेडी एक क्राइम कर चुका है, एक्यूज ऑलरेडी सजा याफ्ता है, एक्यूज ऑलरेडी एक बार इस तरह से अफेंस किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में बार बार अगर कोर्ट को बताया जाएगा तो कोर्ट हो सकता है कि प्रीजुडिस हो जाए। कोर्ट हो सकता है कि पहले से मन बना ले कि यही एक बार कर चुका है, अतः यही एक्यूज फिर दूसरे केस में भी गिल्टी होगा, तो प्रीजुडिस ना हो जाए, प्री ट्रायल से ही माइंड मेकअप ना हो। इसलिए जरूरी है कि प्रीवियस कन्विक्शन की बात ड्यूरिंग द ट्रायल जो है कोर्ट उठाने की परमिशन नहीं देगा, ताकि उसका फ्री ट्रायल कोर्ट एक्यूज का हो सके। दोस्तों, नाउ कम टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल, दैट इज सेक्शन 260 which talks about the procedure in cases instituted under subsection 2 of the section 222. If you see the section 222 section 2 of the under section 222, then you will find out that जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बताया था कि कोर्ट ऑफ सेशन को कभी भी ओरिजिनल डिसीजन में कोई कॉग्निजेंस किसी भी मामले का नहीं ले सकता है, लेकिन सेक्शन 222 में बताया गया है कि अगर कोई मामला भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स या फिर के यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट या यूनियन टेरिटरी के किसी स्टेट मिनिस्टर, यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड मामला कोई है, तो ऐसी स्थिति में उसके डिफेमेशन से संबंधित मामला, इन जितने डिग्निटरीज है उनका किसी व्यक्ति ने अगर डिफेमेशन किया है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई मामला बनता है तो सीधे कोर्ट ऑफ सेशन को राइट है कि वो सीधे संज्ञान ले सकती है। यानी कि किसी सिर्फ एक मैटर में, क्योंकि 222 के सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि अगर मामला भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर से रिलेटेड कोई डिफेमेशन का केस है, तो कोर्ट ऑफ सेशन को पावर है कि वो सीधे ऐसे मामले का संज्ञान ले सकती है। अदर मामलों में वो सीधे कोर्ट ऑफ सेशन को मामले का संज्ञान नहीं ले सकती है। तो यहाँ कहा गया है कि अगर मामला इनसे रिलेटेड है, तो सेक्शन 1 में बताया गया है 260 में, अ कोर्ट ऑफ सेशन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ द 222 शैल ट्राई द केस इन अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर फॉर द trial of warrant cases instituted other than on the police report before a court of magistrate। क्योंकि वारंट जो मजिस्ट्रेट को पावर है कि वारंट मामले का ट्रायल कर सकता है, तो यहाँ पर बात की गई है कि ऐसा कि अगर कोई मामला कोर्ट ऑफ सेशन से किसी हायर डिग्निटरीज के संबंध के डिफेमेशन का मामला बनता है, तो किस मेथड से कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगी। इसमें कहा गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन ऐसे मैटर को वैसे ही सुनेगी जैसे केस इंस्टीट्यूटेड जो है जैसे केस जो है वो पुलिस रिपोर्ट केस, यहाँ पर वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदर देन द पुलिस रिपोर्ट, यानी कि उस मामले को वैसे ही सुनेगी जैसे कि ऐसा केस है जो कि पुलिस रिपोर्ट पर आधारित नहीं है, बल्कि कंप्लेंट केस के रूप में कोर्ट ऑफ सेशन के पास आया है। प्रोवाइडेड दैट पर्सन अगेंस्ट हुम द offense is alleged to have been committed shall, unless the court of session the reason to be recorded otherwise direct, be examined as a witness of the prosecution। जिस प्रोवाइडेड क्लॉज में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध आरोप है कि उसने किसी हायर डिग्निटीज का डिफेमेशन किया है, सेक्शन 222 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत उस व्यक्ति को जो है वैसे ही एग्जामिन किया जाएगा जैसे कि वो प्रोसिक्यूशन का वो विटनेस की तरह ही एग्जामिन किया जाएगा। सेक्शन 260 सब क्लास 2 बताता है एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन शैल बी हेल्ड इन कैमरा, यानी कि कमरे जो है वो बंद कमरे में होगी। हेल्ड इन कमरे का मतलब वो कमरे की वो जो और लोगों को, जैसे कि ज़्यादातर कोर्ट ओपन सेशन में, ओपन कोर्ट होता है ज़्यादातर कोर्ट, यानी कोई भी व्यक्ति कोर्ट में आगे बात सुन सकता है, लेकिन इस तरह के मामले जो है वो इन कैमरा होंगे। If either party thereto so desire or if the court think fit so to do। लेकिन यदि कोर्ट को लग रहा है कि इन कैमरा नहीं होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में, या पक्षकार को लग रहा है कि उतनी इच्छा व्यक्त करे, तो ऐसी स्थिति में इन कैमरा नहीं भी हो सकता है। थर्ड है 260 में, इफ एनी सच केस द कोर्ट डिस्चार्ज और एक्यूट ऑल और एनी ऑफ द एक्यूज्ड, यानी कि अगर जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया कि उसने किसी व्यक्ति का डिफेमेशन किया है अथॉरिटी का, उस पर ये कोर्ट जो है या तो उसे डिस्चार्ज कर रही है या फिर एक्यूट कर रही है सभी मामलों से। एंड इन द ओपिनियन ऑफ द
that there was no reasonable cause for making the accusation against them or any of them, it may by its order of discharge or acquittal direct the person against whom the offence was alleged to have been committed other than president, vice president, governor, unit territory and administration to so cause why he should not be pay compensation to such accused or to each or any of such accused when there is are more than। एक बड़ा क्लॉज है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी मामले में कोर्ट ऑफ सेशन ने जिस एक्यूज के खिलाफ ये आरोप है कि उसने किसी हायर डिग्निटरी का डिफेमेशन किया है, अगर वो कोर्ट ऑफ सेशन सुनने के पश्चात उसे इक्विट करती है या फिर उसे डिस्चार्ज करती है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के ओपिनियन में उसे व्यक्ति को एक्यूज किया जाए या डिस्चार्ज किया जाए, क्योंकि उससे अगेंस्ट जो है तो सफिशिएंट रीजनेबल कॉज नहीं है कि उस पर जो एक्यूजेशन लगाया जा सके। तो ऐसी स्थिति में जब कोर्ट व्यक्ति को डिस्चार्ज, ऐसे एक्यूज को डिस्चार्ज कर रही है, तो उस व्यक्ति पर जिसने कि ऐसा एलिगेशन लगाया था कि उस व्यक्ति ने ये के ऊपर चार्ज लगाया गया था, उस व्यक्ति को शो कॉज कर उसे पूछ सकती है कि आपने झूठा आरोप लगाया था उस व्यक्ति के खिलाफ, तो क्यों ना कोर्ट ऑफ सेशन जो है उस पर आप पर जुर्माना लगा दे। यानी कि अगर ये प्रूव नहीं हो पाया है कि वो व्यक्ति आरोपी है, तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट अगर जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है उस पर कोर्ट शो कॉज करके पूछ सकती है कि क्यों ना आप पर जुर्माना लगाया जा सके। यहाँ कंपनसेशन की बात की गई है। Section 260 clause over the court shall record and consider any cause which may be shown by the person so directed, and if it is satisfied that there is no reasonable cause for making the accusation, it may for reason to be recorded make an order that compensation to such amount not exceeding 5,000 rupees as it may determine be paid such person to the accused or to each or any of them। यानी कि सेक्शन 4 ये कहा गया है कि यहाँ पर कंपनसेशन दिलाने की बात की गई है। उपरोक्त में जिस व्यक्ति को शो कॉज किया गया है कि क्यों ना कोर्ट आप पर कंपनसेशन लगाए, उस व्यक्ति ने अगर शो कॉज में कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं बताया है कि उसने अगले के ऊपर क्यों विदाउट ग्राउंडलेस एक्यूजेशन लगाया है, तो अगर वो शो कॉज में सेटिस्फाई आंसर नहीं दे पाता है जिसने एलिगेशन लगाया है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ऑफ सेशन जो है रीजन को रिकॉर्ड कर कंपनसेशन का आदेश दे सकती है। और ये कंपनसेशन जो है किसी भी कीमत पर 5,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी अगर व्यक्ति ने फॉल्स एलिगेशन लगाया है कि किसी व्यक्ति ने डिफेमेशन किया है, तो ऐसी स्थिति में फॉल्स एलिगेशन लगाने पर जो है उसे मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ तक का जुर्माना उस व्यक्ति पर कंपनसेशन लगाया जाता है। कंपनसेशन अवॉर्डेड सेक्शन 5 में कहा गया है, कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 4 शैल बी रिकवर्ड एज इफ इट वेयर अ फाइन इम्पोज्ड बाय मजिस्ट्रेट। यहाँ पर नेचर बताया गया कि जो कंपनसेशन का नेचर क्या होगा, नेचर में बताया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, ये 5,000 जो बढ़ा के किया गया है, पुरानी सीआरपीसी में 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है जिसने कि इस व्यक्ति के ऊपर जिसने एलिगेशन लगाया कि कोई रीजनेबल कॉज फॉर मेकिंग द एक्यूजेशन नहीं बताता है, तो ऐसी स्थिति में 1,000 रुपये तक का जुर्माना सीआरपीसी में लगाया जा सकता था। अब ये बढ़ाकर 5,000 रुपये का जुर्माना तक 5,000 रुपये तक का जुर्माना जो है सीआरपीसी में ये बीएनएसएस में लगाया जा सकता है। और फिफ्थ में कहा गया है कि सेक्शन 4 के अंतर्गत जो 5,000 रुपये का जुर्माना मैक्सिमम लगाया जा रहा है, वो उसे वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि कोर्ट ने उसके ऊपर फाइन लगाया है। सेक्शन 6 कहा गया, नो पर्सन हु हैज बीन डायरेक्टेड टू पे कंपनसेशन, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे कंपनसेशन देने के लिए अंडर सेक्शन 4 में कहा गया है, बाय रीजन ऑफ सच ऑर्डर, इस ऑर्डर के कारण बी एजेंटेड फ्रॉम एनी सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी, उस ऑर्डर के कारण उसे किसी भी सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी से, अगर कोई और सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी उस व्यक्ति पर चल रहा है, तो इस ऑर्डर मात्र देने से उसके लाइबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं वो क्रिमिनल लाइबिलिटी और सिविल लाइबिलिटी वो चलती रहेगी। सेक्शन 260 का प्रोवाइडेड कहा गया है कि दैट प्रोवाइडेड क्लॉज कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट एनी अमाउंट पेड टू एन एक्यूज्ड पर्सन अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंतर्गत सेक्शन 4 के अंतर्गत अगर कोई भी अमाउंट एक्यूज को पे किया जा रहा है, शैल बी टेकन इनटू अकाउंट इन अवॉर्डिंग कंपनसेशन टू सच पर्सन टू एनी सब्सिक्वेंट सिविल सूट रिलेटेड टू द सेम मैटर। यानी कि अगर आप देखें
तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने फॉल्स एलिगेशन लगाया है उस व्यक्ति के ऊपर कोर्ट चाहे तो 5,000 रुपये मैक्सिमम जुर्माना लगा सकती है, और ये जुर्माने की रकम उस व्यक्ति को दी जाएगी जिस एक्यूज के ऊपर झूठे मुकदमे के ऊपर इस पर कोर्ट ऑफ सेशन ने ट्रायल चलाया था, उस एक्यूज को दी जाएगी। अगर वो बरी होता है और बरी होने के दौरान कोर्ट को लगता है कि इस पर फॉल्स एलिगेशन किसी व्यक्ति ने लगाया है तो कोर्ट उस व्यक्ति पर मैक्सिमम 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगा देती है, और ये 5,000 रुपये जुर्माना या तो उस एक्यूज को दिलाया जाएगा, या एक एक्यूज है तो उसको, या किसी और एक से ज़्यादा है तो सबको ये 5,000 रुपये तक का जुर्माना उस एक्यूज को दिलाया जाएगा। और लास्ट सेक्शन क्लास 7 ये कह रहा है कि the person who has been awarded under section 4 to pay compensation may appeal from order। जिस व्यक्ति को कंपनसेशन कोर्ट ऑफ सेशन ने अवार्ड किया मैक्सिमम 5,000 रुपये तक का, वो व्यक्ति चाहे तो हाई कोर्ट में इस ऑर्डर के खिलाफ, यानी इस कंपनसेशन के 5,000 ऑर्डर के खिलाफ वो कोर्ट में अपील कर सकता है। और लास्ट ये कहा गया, इसी का एक लॉज क्लॉज है कि व्हेन एन ऑर्डर फॉर अ पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू बी एक्यूज पर्सन इज मेड, जब भी कोर्ट ऑफ सेशन ने 5,000 रुपये तक का ऑर्डर दिया है मैक्सिमम, द कंपनसेशन शैल नॉट बी पेड टू हिम, तुरंत एक्यूज को कंपनसेशन नहीं दिलाया जाएगा, बल्कि कंपनसेशन तभी दिलाया जाएगा जब जो है अपील की मियाद खत्म हो जाए, या अगर अपील ग्रांट हो चुकी है तो फिर फाइनल डिसीजन जब तक ना आ जाए तब तक ये कंपनसेशन जो है एक्यूज को नहीं दिलाया जाएगा। So I hope, dear student, we have discussed from the section all the section related to the trial of the court of session, and I hope that कि सभी को बहुत अच्छी तरह से इसे समझ में आ गया होगा। Thank you very much.